मैं महरौली आर्कोलॉजिकल पार्क जब भी आता हूँ, यादों का पिटारा एकदम खुल के सामने आ जाता है। मेरी अब तक की ज़िंदगी से जुड़ी खट्टी मीठी हसीन यादें, कुछ तजुर्बे आकर मैं कभी कभी यहाँ पे अपने दोस्तों को सुनाया करता हूँ। यहाँ की फ़िज़ा जैसे उन कहानियों में एक नया रंग घोलती है। ये जगह मेरे दिल के इतनी करीब है कि दिल की बात लबों तक कब आ जाती है मुझको खुद खबर नहीं होती। बात अप्रैल 2011 की है। जामिया के सालाना जलसे के मौके पर उर्दू मुशायरे का इंतखाब हुआ, जिसमें मुझे भी पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ। मेरे दोस्तों का कहना था कि उम्र 24 की होने के बावजूद मेरे अशारों में किसी बुज़ुर्ग की जवानी झलकती थी। मियाँ जुम्मन जो मुशायरे की निज़ामत कर रहे थे, उन्होंने मुझे 10 मिनट का वक्त दिया, जो मेरे मुताबिक बेहद कम था। अपने आसपास बैठे सभी बुज़ुर्गों से इजाज़त लेकर मैंने पढ़ना शुरू किया और आखिरी शेर तक आते आते ऑडिटोरियम में तालियों का शोर था। मुशायरा देर रात तक चला और तकरीबन फजर की अजान से कुछ वक्त पहले ही मैं घर पहुंचा और सुबह कोई ख़ास काम ना होने की वजह से देर तक सोता रहा। सूरज 2 नेज़े ऊपर चढ़ चुका था जब मेरी नींद खुली और उठते ही मैंने अपना लैपटॉप ऑन करके अपनी मेल्स चेक करना शुरू कर दिया। पिछली रात की वो दाद, वो वाह वाह मेरे कानों में अभी तक गूंज रही थी। मेल बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले मेल पर मेरी नज़र पड़ी, जिसमें लिखा था, सलाम, कुछ तस्वीरें हैं, अच्छी लगेंगी या नहीं पता नहीं, बस कुछ लम्हे जो खूबसूरत थे मैंने अपने कैमरे में कैद कर लिए, जो आपकी नज़र हैं। तस्वीरों पर जब मेरी नज़र पड़ी तो वाकई बेहद खूबसूरत थी। ये कल रात के मुशायरे की मेरी तस्वीरें थीं। मैंने नीचे भेजने वाले का नाम देखा तो कोई मोहतरमा कात्यानी थी। मैंने ज़रा देर का तवक्को किए बगैर उनको जवाब में शुक्रिया भेजा। कुछ ही देर बाद वहाँ से जवाब आया कि आप अच्छा पढ़ते हैं, इसलिए आपकी तस्वीरें भी अच्छी आई हैं। मैंने मेल देखा पर कोई जवाब ना दिया और अपने दूसरे कामों में मशगूल हो गया। शाम का वक्त था, मौसम बेहद खुशनुमा था। आसमान में ढलते सूरज की लालिमा बादलों में एक अलग ही रंगमंच बनाए थे। मैं यूं ही अपनी छत पर टहलने निकल गया। आसमान में आवाज़ करते तोते कतारों में अपने घर जा रहे थे। नुक्कड़ पर गफूर मियाँ अपने कबाब के ठेले पर सलाइयों में कबाब चढ़ा रहे थे। गफूर मियाँ की पूरी जवानी कब कबाब बनाने में चली गई, काले कोयले पर पंखा झलते हुए कब उनकी काली दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी, उनको खबर भी ना हुई। अक्सर गफूर मियाँ मुझे बड़े प्यार से कबाब खिलाते हैं, पर उसकी एवज में मुझसे 2-4 शेर ज़रूर सुनते हैं। मैं यूं ही बस खोया खोया ढलते सूरज की तरफ ताक रहा था। एकाएक मेरा फ़ोन बजा। कोई अनजान नंबर था। मैंने हेलो बोला तो दूसरी तरफ किसी मोहतरमा की आवाज़ आई, आदाब अशरफ साहब। जी आदाब, कौन? जी मैं कात्यानी बोल रही हूँ। जी मैंने पहचाना नहीं, कौन कात्यानी? हुजूर आप हमें क्यों पहचानने लगे, आप बड़े लोग हैं। आवाज़ में मजाकियापन साफ झलक रहा था। मैंने भी हंसते हुए कह दिया, जी बाखुदा नहीं पहचाना। जी मैं कात्यानी, जिसने आपको तस्वीरें भेजी थी, याद आया? और जिसका आपने जवाब ना दिया था, याद है? मैंने फ़ौरन पहचानने की कोशिश की।
जी याद आया, तस्वीरों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपने तो हमारी मेल का जवाब ही ना दिया। हमने आपकी ही हौसला अफजाई की थी कि आप अच्छा बोलते हैं। खैर आपकी गलती नहीं है। एक तो आप शायर हैं, दूसरा आप दिल्ली से हैं, और दिल्ली वाले ऐसे ही होते हैं। आवाज़ में छेड़ने की अदा साफ झलक रही थी। जवाब में मैंने कहा, जी पहले मैं कोई बड़ा शायर नहीं, बस आप जैसे लोगों की मोहब्बत है कि बंदा कुछ लिख बोल लेता है, वरना हम किस काबिल। और हुजूर, दिल्ली वाले इतने भी बुरे नहीं होते। मैंने हंसते हुए आखिरी जुमला बोला। जी रहने दीजिए, ये आपकी ही दिल्ली है जहाँ कई दिनों से ढंग के पेड़े खाने को तरस गए हैं। कमबख्त हमें पेड़े नसीब ही नहीं होते। आप दिल्ली में कोई ऐसी जगह जानते हैं जहाँ अच्छे पेड़े मिलते हों? जी ये शहर दिल्ली है, यहाँ मीरो गालिब ज़फ़र मिलते हैं, पेड़े तो बहुत छोटी बात है। चलिए हम आपको पेड़े खिलाते हैं, आप बताएं कहाँ ले आएँ? जी नहीं अशरफ साहब, आपको जहमत होगी, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रही थी। अरे नहीं, कोई जहमत ना होगी। वैसे भी आपने हमें इतनी खूबसूरत तस्वीरों का नजराना दिया है, हमें भी तो कुछ देना बनता है। सीरियसली अशरफ साहब, आप आएंगे? मतलब आप बेहद मसरूफ़ रहते होंगे। रहने दीजिए, फिर कभी सही। फिर कभी नहीं, अभी आपको पेड़े खाने का मन है, फिर कभी क्यों? और वैसे भी हम दिल्ली वाले हैं, मजाक भी संजीदगी से लेते हैं। चलिए बताएं कहाँ मिलेंगी आप? ऐसा कीजिए, आप वहीं आ जाएं जहाँ कल आप थे, जामिया, और वहाँ गेट नंबर 7 पर मुझे मिलिएगा, ठीक गेट के सामने। देखिए घूमिएगा नहीं, मैं वहीं आपको मिलूंगी। मैं फौरन छत से नीचे आया और तैयार होकर बाहर निकल आया। नुक्कड़ पर गफूर कबाब वाले के सामने ही लाला छैनामल हलवाई की दुकान थी। लाला छैनामल मुल्क तकसीमी के वक्त लाहौर से यहाँ तशरीफ़ लाए, और कहा जाता है आपकी मिठाइयों के शौकीन मुग़ल हुक्मरान भी थे। फ़िलहाल उनकी तीसरी पीढ़ी ये दुकान संभालती है। वहाँ से पेड़े बंधवा कर मैंने जामिया के लिए ऑटो कर लिया। शाम का वक्त होने की वजह से रास्ते में ट्रैफिक जैम काफ़ी था। मैं ऑटो में बैठा बैठा यूं ही सोच रहा था, मैं उस लड़की को जानता तक नहीं, फिर क्यों इतना उतावला हुए जा रहा हूँ। एक बेचैनी जैसे दिल में तेज नेज़े की तरह चोट कर रही थी। कहीं वो गलत ना समझे कि जान ना पहचान मैं यूं आने को क्यों तैयार हुआ। उफ, क्या करूं? क्या यहीं उतर जाऊं? क्या उसको फ़ोन करके कह दूं कि कोई ज़रूरी काम आन पड़ा है? मेरा दिमाग ना जाने क्या क्या सोच रहा था, पर दिल कहता था चलो चलते हैं। मेरी इस कशमकश में ना जाने कब मंजिल आ गई। मैंने ऑटो से उतरकर उसको फ़ोन किया। हेलो जी आदाब, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप पहुँच गए? मुझे यकीन नहीं होता। चलिए मैं बस 5 मिनट में आई। मैं वहाँ खड़े खड़े कुछ सोच ही रहा था, इतने में एक स्कूटी मेरे सामने आकर रुकी। आदाब अशरफ साहब, मैं हूँ आपको परेशान करने वाली कात्यानी। उसका बोलने का लहजा अभी भी वही मजाकियापन वाला था। उसने बिना हेलमेट उतारे मुझे अपने पीछे स्कूटी पर बैठने को कहा। मैं थोड़ा ना जाने क्यों कतराने लगा। उसने फिर छेड़ने के लहजे से कहा, क्यों शायर साहब, लड़की के पीछे बैठने में शर्म आती है? जी नहीं, ऐसी बात नहीं, बस मेरा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। मैंने भी बात का जवाब मजाक में दिया। अरे आप बेफिक्र रहिए, आपकी दिल्ली से हम आपको नहीं छीनेंगे। मालूम है मुझे, अगर आपको खनोच भी आई तो दिल्ली वालियाँ मुझे जिंदा ना छोड़ेंगी। और ये कहते हुए वो हंसने लगी। मैं भी बामुश्किल अपनी हंसी रोक पा रहा था। उसके पीछे बैठकर मैं सोच रहा था, कौन है ये लड़की जो इतना बेतकल्लुफ़ी से बात करती है। मैंने तो इसका चेहरा तक नहीं देखा। काले दुपट्टे के पीछे ना जाने कौन बला है, कहीं कोई जिन तो नहीं। यूं ही मन मुस्कुरा रहा था। कात्यानी,
मुझसे कुछ कुछ बातें कर रही थी। वहाँ इतना शोर था कि कुछ बात मैं समझ पा रहा था और कुछ नहीं। वो भी बेपरवाह अपनी स्कूटी जामिया की पेचीदा गलियों में घुमा रही थी। तकरीबन 10 मिनट बाद एक जगह उसने स्कूटी रोकी। देखा एक छोटी सी चाय की दुकान है जहाँ जामिया के स्टूडेंट्स चाय पी रहे हैं। स्कूटी से उतरते ही फिर उसने ताना मारते हुए पूछा, क्यों हुजूर, आपके लायक तो है ना ये जगह। मैं बस मुस्कुरा दिया और अंदर चलने का इशारा किया। कुर्सी पर बैठते ही मेरी ज़बान से निकला, आप बहुत टशन में स्कूटी चलाती हैं, माशाअल्लाह। इससे पहले कि वो एक और तानों से भरा सवाल दागती, मैंने पेड़ों का बाग से उसके सामने रख दिया। पेड़े देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने फौरन बॉक्स बिना खोले पेड़े अपने बैग में रख लिया। मैंने उससे पूछा, क्यों, तुम्हें तो इतना मन था खाने का, खाना नहीं है क्या? वो हंसने लगी और कुछ जवाब ना दिया। काले सूती दुपट्टे के पीछे अभी भी उसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थीं, जिनमें लगा काजल मुझे सावन की पहली फुहार से पहले के अटकेलियां करते काले बादलों की याद दिला रहा था। आखिर वो लम्हा आया जब उसने अपने चेहरे से वो नकाब हटाया। चेहरे से पर्दा उठा और एक मासूम चांद मेरे सामने था। पर्दे के पीछे से निकले लबों को देखकर अब मुझे यह एहसास हुआ, उफ, वो ताने भरी बातें करते वक्त ही गुलाबी होंठ कितने हसीन लगते होंगे। कुछ देर तक मैं बस उसका मासूम चेहरा तकता रहा। कुछ ही देर में चाय आ गई और फिर बातों का दौर शुरू हुआ। बातें क्या थीं, मैं बस उसको सुन रहा था और वो ऐसे बात कर रही थी जैसे हम बरसों से साथ हैं। बातों बातों में कब 10 बज गए मुझे खबर ना हुई। मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए, रात बहुत हो गई है और आपका बेशकीमती वक्त और ज़ाया ना करूँगी। मैं बस मुस्कुरा दिया और इस हसीन शाम से विदा ली। घर पहुंचा तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। सोच रहा था, अच्छा भला मैं डूबते सूरज को देख रहा था। क्या मालूम था ये डूबता सूरज मुझे चांद के दीदार कराएगा। रह रहकर मुझे कात्यायनी के साथ बिताए वो पल याद आ रहे थे। उसका बस मुस्तकिल बोलते रहना, बात बात पर ठहका लगाकर हंसना, वो काले बादलों से भरी आंखें, वो छोटी सी हल्की सी मोटी सी नाक, वो होंठ, वो छोटी सी काली बिंदी, जिसे देखकर बस मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था। और उसके तसव्वुर में ना जाने कब मुझे नींद ने अपने आगोश में ले लिया, मुझे खबर ना हुई। तकरीबन शाम के 5 बजे थे। मैं कशमकश में था। आज मिर्ज़ा हैदर बख्श खां साहब के यहाँ पार्टी में क्या पहन कर जाऊँ। मिर्ज़ा साहब नसीराबाद के नवाबी ख़ानदान से हैं। बेशक नवाबियत अब माजी के पन्नों में कहीं पीछे छूट गई है, पर आज भी मिर्ज़ा साहब पूरी शानो शौकत से रहते हैं और आज भी सियासत की दुनिया में उनका रसूख है। वो जब भी दिल्ली तशरीफ़ लाते हैं, उनका राजपुर रोड वाले बंगले पर पार्टियों का दौर शुरू हो जाता है। उर्दू फ़ारसी शायरी के खासे शौकीन हैं, इसलिए शोहरा हजरात की काफ़ी इज़्ज़त अफजाई करते हैं। उनके यहाँ शिरकत करना मानो फ़ख्र की बात समझी जाती है। मैं कशमकश में ही था कि फ़ोन बज उठा। फ़ोन उठाते ही एक जानी पहचानी आवाज़ साज बनकर मेरे कानों में पड़ी। आदाब अशरफ साहब, कैसे मिजाज हैं? अरे आप तो हमें पेड़े खिलाकर गायब ही हो गए। याद भी है, मैं बोल रही हूँ, कात्यायनी। जी बिल्कुल याद है। आदाब, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। क्या आप आज शाम फ्री हैं? मैंने ना जाने क्या सोचकर एक लम्हे का तवक्को किए बगैर
कह दिया, जी कोई ख़ास काम नहीं है, आप हुक्म करें। हुक्म क्या हुजूर, बस जेएनयू में एक कल्चर प्रोग्राम है, क्या आप मेरे साथ आएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, बताओ कहाँ मिलें आपको? बस 1 घंटे में मुझे आप जेएनयू के गेट पर मिलिए, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। फ़ोन रखने के बाद एकाएक जैसे मैं किसी जादू से निकला था। न जाने मैंने उसको मना क्यों नहीं किया, जबकि मुझे पार्टी में जाना है। मेरे हाथ अब जल्दी जल्दी अलमारी में चलने लगे और झट से मैंने अपनी पसंद की काली कमीज़ निकाल ली। मैं वक्त पर जेएनयू के दरवाजे पर पहुंच गया था। देखा कि कात्यायनी पहले से ही मेरा वहां इंतज़ार कर रही है। काली पैजामी, मेहरून अनारकली सूट, कानों में चांदी के झुमके, आंखों में वही काले बादलों वाला काजल, जैसे खुद बादलों ने नीचे आकर आंखों पर बोसा दिया हो। हल्के गहरे रंग का सूती दुपट्टा पहने आज कात्यायनी किसी शहजादी से कम ना लग रही थी। उस पर ऊपर से उसका हंसमुख मासूम चेहरा। इस ख्वाबी दीदार के लिए मिर्ज़ा साहब की लाख पार्टियां कुर्बान। जी करता था उसे एक गज़ल का नाम दे दूं। प्रोग्राम ख़त्म हुआ, तकरीबन 8:30 बज चुके थे। फैसला ये हुआ कि अब मुग़ल दरबार चलकर वहाँ खाना खाया जाए। खाना खाते हुए भी वो बस अल्फाजों के फूल बिखेर रही थी और मैं बस सुन रहा था। बीच बीच में मैं बस मुस्कुरा देता। उसकी ये बातें औरों से जुदा थीं, बिल्कुल ख्वाबों वाली। उसके किस्से जैसे ख़त्म होने का नाम न लेते। वो अपने और अपने साथ साथ दोस्तों के किस्से जैसे सारे बयां कर देना चाहती थी। शायद भूल बैठी थी कि मैं खुद उसको नहीं जानता और वो ऐसे बातें कर रही थी जैसे हमारी हर शाम मुद्दतों से साथ गुजरती हो। अब मुझे भी अब लग रहा था जैसे उसकी इन मासूम बातों से मेरा कोई पुराना रिश्ता हो। घड़ी की सुइयों ने अब कब 10:30 बजा दिए पता न चला। घर जाने के लिए ऑटो की तलाश में हम बाहर रोड पर आए और कुछ ही देर में हमें एक ऑटो जामिया के लिए मिल गया। फैसला ये हुआ कि रात बहुत हो चुकी है तो मैं कात्यायनी को उसके घर तक छोड़ूंगा। अप्रैल महीने का आखिरी हफ्ता होने के बावजूद हवा में एक ठंडक थी। ऊपर से दिल्ली की खाली सड़कें और एक हसीन साथ जिंदगी से कुछ और ना मांगने की ख्वाहिश थी। कात्यायनी ने अब जैसे बात करना बंद कर दिया था, पर वो कुछ गुनगुना रही थी। काफ़ी ज़ोर देने पर उसने बताया वो कभी कभी गाया करती है। मैं चाह रहा था कि उसको कहूँ कि मुझे कोई गाना सुनाए, पर न जाने कुछ सोचकर खामोश रहा। कुछ ही देर में हम उसके घर के सामने थे। मैं अब उससे विदा लेना चाह रहा था। इससे पहले कि मेरे कुछ लबों से निकलता उसने पूछ लिया, अशरफ साहब, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? मैं ठीक ठाक चाय बना लेती हूँ। मैंने बिना कुछ सोचे हाँ कर दी और उसके पीछे हो लिया। उसकी हिदायत के मुताबिक मुझे हौले हौले सीढ़ियों पर चलना था ताकि उसकी मकान मालकिन को खबर ना हो। काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उसका फ्लैट आया। आइए अशरफ साहब, मेरे गरीब खाने पर आपका मैं इस्तकबाल करती हूँ। आज जैसे चांद और तारे मेरे इस छोटे से घर में आ गए हैं। आप यहाँ तशरीफ़ रखिए, मैं अभी आई। कुछ ही लम्हों के इंतज़ार के बाद कात्यायनी मेरे लिए पानी और मिठाई ले आई। जहाँ मैं बैठा था वहाँ बस एक सोफ़ा था जिस पर काफ़ी धूल थी और आधे से ज़्यादा जगह पर किताबों ने अपना घर बनाया हुआ था। मेरी नज़र किताबों पर जम गई जहाँ सबसे ऊपर ही दीवाने गालिब पड़ी थी। उस जगह की हालत कुछ मेरे कमरे की याद दिलाती थी। लगता था जैसे यहाँ बस एक ही काम होता है, दीवानगी। पंखा चल रहा था पर बीच बीच में आवाज़ करने लगता। माफ़ कीजिएगा, ये कमबख्त पंखा आवाज़ करता है। मैंने इसकी इत्तला मकान मालकिन को तो कर दी है, पर अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कमरे का माहौल जैसे एकाएक बदल सा गया। वो चहकती बातें बनाती कात्यायनी जैसे एकदम खामोश सी थी।
मेरे लिए पहला मौका था जब मैं अकेले इसी तरह तन्हाई में किसी लड़की के साथ था। दिल की धड़कनें थोड़ी सी तेज थीं। बेचैनियों का आलम मुझे घेरे हुए था। काफ़ी देर तक खामोशियों का रक्स होता रहा। मैंने इस खामोशी को तोड़ते हुए कात्यायनी से पूछा, मोहतरमा, हमने इतनी बातें की पर आपने बताया नहीं, आप कहाँ से हैं और क्या करती हैं? खैर मेरी भी गलती थी, मैंने भी ना पूछा पहले। वह हंस दी। अशरफ साहब, चलिए, आपने कुछ तो पूछा, मुझे लगता था आप कुछ ना पूछेंगे। और ये कहते हुए वो और हंसने लगी। मैंने भी चुटकी लेते हुए जवाब दे दिया, मुझे आपको सुनने से फुर्सत ही ना मिली। खैर आप बताएं, आप दिल्ली में कैसे और क्या करती हैं? मैंने बात आगे बढ़ाई। वो एकदम झेंप गई और उसका गोरा चेहरा जैसे शर्म से लाल हो गया था। माफ़ कीजिएगा, मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैंने आपको कुछ बोलने का मौका तक ना दिया और मैं निगोड़ी आपसे ना जाने क्या क्या कह गई। वो बातें जिनसे आपका दूर दूर तक कोई वास्ता ना था। ये कहते हुए उसने नज़रें नीचे झुका ली। उसका एक पैर दूसरे पैर को मसलते हुए साबित कर रहा था कि वो कितनी शर्मिंदा है। यूं ही मेरे सामने खड़ी वो शर्माई हुई खामोश किसी मुजस्सिमे से कम ना लग रही थी। उसका दुपट्टा अब भी उसके सर पर था, बस कानों के पास से जुल्फें बाहर निकल रही थी जो उस मुजस्सिमे में जान डाल रही थी। मैं उसे मुस्तकिल देखता रहता। वो इसी तरीके से बुत बनी अपने एक पैर से दूसरे पैर पर यूं ही सख्तियां करती रहती अगर पंखा तेज आवाज़ करते हुए ना रुकता। हम दोनों एकदम से हरकत में आए। वो फौरन दौड़ी दौड़ी किचन की तरफ गई और वहाँ से एक चम्मच ले आई और स्टूल खिसकाकर उस पर चढ़कर वो पंखे को घुमाने की कोशिश करने लगी। पर शायद पंखे ने ठान लिया था कि वो अब ना चलेगा। जैसा कि बाहर ठंडी हवा चल रही थी, अंदर कमरे का माहौल थोड़ा सा गर्म हो चुका था, थोड़ी उमस बढ़ चुकी थी। फैसला ये हुआ कि अब हम उसके बेडरूम में जा बैठेंगे। वो मुझे अपने बेडरूम की तरफ ले गए और खुद किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। थोड़ी देर में वो 2 प्याली चाय ले आई और बातों का एक दौर फिर से शुरू हुआ। बातों ही बातों में उसने बताया कि वो लखनऊ से है और तकरीबन पिछले 8 सालों से वो दिल्ली में है और JNU से PhD कर रही है। तब मुझे जाके एहसास हुआ कि वो मुझसे उम्र में थोड़ी सी बड़ी है। शायद उसको अभी तक ये खबर ना हुई थी। वो बातें कर रही थी और मैं ना जाने क्यों उसकी चेहरे की तरफ तक रहा था। वो थोड़ी देर के लिए उठी और किचन की तरफ दौड़ी हुई गई और मेरे लिए वो पेड़े ले आई। मैं ना जाने क्यों कहीं खो गया। मैं खुद को उसमें तलाश रहा था। ये वो कात्यायनी नहीं थी जिससे मैं JNU में मिला था। ये वो कात्यायनी नहीं थी जिससे मैं पहली बार मिला था जब हम लोगों ने साथ में चाय पी थी। ये लजाती हुई शर्माती हुई आंखें झुकाए कात्यायनी ना जाने बेड पर उंगलियों से क्या बना रही थी। शायद कुछ बातें करने को ना थी। बातें तो बहुत कुछ थीं, कुछ उसके मन में था, कुछ मेरे मन में। शायद वो कुछ कहना चाहती थी, मैं कुछ कहना चाहता था। बहुत सारे ऐसे सवाल मेरे दिलों दिमाग में कौंध रहे थे। मैं बहुत कुछ उससे पूछना चाहता था, मैं बहुत कुछ उससे बयां करना चाहता था, पर ना जाने क्यों मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। शायद वो कमरे का माहौल और उसका लजाते हुए इस तरीके से नज़रें झुकाए हुए मेरे सामने बैठना, उसने मेरी हिम्मत तोड़ दी थी। मुझे लगता था कि कहीं किसी अल्फाज से ये जो खूबसूरत खामोशी थी
वो कहीं बेरंग ना हो जाए। वो इसी तरीके से मुस्तकिल मेरे सामने बैठी हुई, लजाती हुई उंगलियों से चादर पर कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी। हाँ, मैं मुस्तकिल उसे देख रहा था। एकाएक मेरे मन में सवाल आया कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ। शायद वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। मुझे अब चलना चाहिए। कात्यायनी, शायद मुझे चलना चाहिए। अब आप इजाज़त दें। कात्यायनी की नज़र सीधे घड़ी पर गई। 11:30 बज चुके थे। उसने कुछ ना कहा, वो फ़ौरन दरवाजे की तरफ गई। अशरफ साहब, आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी आई। वो नीचे सीढ़ियों पर जल्दी जल्दी उतरते हुए गई। देखा कि उसके अपार्टमेंट के नीचे मेन दरवाजे पर ताला लग चुका है। वो ऊपर आई। वो थोड़ी परेशान थी। उसकी पेशानी से पसीना टपकते हुए साफ पता चल रहा था कि वो एकदम से कितनी बेचैन हो उठी है। अशरफ साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको यहाँ लाके बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी मकान मालकिन ने नीचे ताला लगा दिया। मुझे आए हुए यहाँ तकरीबन कुछ ही वक्त ही हुआ है। यहाँ कोई नहीं आता। अगर मैं वहाँ जाके उसे चाबी मांगूंगी, ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोचे। आपसे एक गुजारिश है, अगर आप कल चले जाएं, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? मुझे ये बात समझ में आई कि अगर इस वक्त मैं जाने की ज़िद करता या इस वक्त मैं जाता, तो उसके आसपास के पड़ोसी या उसके मकान मालकिन उसके बारे में क्या सोचते कि ये कौन शख्स था जो आधी रात तले गया। फैसला ये हुआ कि वो रात मैं उसी के घर बिताऊंगा। ना चाहते हुए भी। मैंने सोचा तक भी ना था कि मैं इस तरीके से किसी लड़की के यहाँ रुकूंगा। अशरफ साहब, मुझे तो रात भर नींद नहीं आती। मैं तो पढ़ती रहती हूँ। आप यहाँ बेडरूम में सो जाएं और मैं बाहर सोफे पर सो जाऊंगी। मैंने कहा कि मैं भी रात भर नहीं सोता। आप शायद शायरों को जानती नहीं हैं। वो रात को सोते नहीं हैं। वैसे आप क्यों नहीं सोते? उसका कहना ये था कि रात का रिश्ता दिल से होता है और दिमाग का रिश्ता दिन से। मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि यही बात मैं खुद भी समझता था। तो आप ऐसा कीजिए, अब आप ये काली कमीज उतार दीजिए। ये खराब हो जाएगी। मैं भी आपको कुर्ता दे देती हूँ। मैंने कहा कि आप तकल्लुफ़ ना करें, मैं ठीक हूँ। वो फ़ौरन गई अपने कमरे में और अलमारी से एक बड़ा सा कुर्ता निकाल लाई। कुर्ता लेकर मैं बाथरूम की तरफ बढ़ा और मैं बाहर आ गया। अब माशाल्लाह अशरफ साहब, इस कुर्ते में आप बहुत जच रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं एक बात आपसे शाम से कहना चाह रही थी, पर वो बात बार बार मेरे लबों तक आती पर अंदर ही रह जाती। अगर इजाज़त हो तो मैं कहूँ। मैंने बस आंखों से उसको कह दिया कि तुम जो चाहे कह सकती हो। अशरफ साहब, मुझे आपकी एक काली कमीज़ बहुत पसंद है। जी तो चाहता है कि मैं आपसे मांग लूँ, इसे अपने पास रख लूँ, पर क्या मैं इसको पहनकर देख सकती हूँ? मैंने हाँ कर दी। वो एकदम से जैसे उछल गई थी, जैसे छोटे रोते हुए बच्चे को कोई खिलौना मिल गया। वो फौरन जो है वो कमीज़ पहन आई। थोड़ी बड़ी थी पर आस्तीनें ने मोड़ कर अच्छी लग रही थी। ऐसा लगता था मैं उसे देख करके सामने मैं ही बैठा हुआ हूँ। अब वो दुपट्टा जैसे उसके सर पर ना था, वो जुल्फें खुल चुकी थीं और उसके लंबे रेशमी बाल उसके शानों पर थे। मैं क्या क्या कहूँ, मैं बिल्कुल पागल हो चुका था। हुस्न की मल्लिका, हुस्न की बानो, ऐसे ऐसे अल्फाज मेरे मन में थे। मैं उसे देखते हुए कुछ लिखना चाहता था। खैर,
ना जाने कैसे मेरा हाथ उसके हाथों पर गया और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो एकदम सहम गई, पर उसने मना ना किया। उसका हाथ मेरे हाथ में था। उसकी ज़बान से बस एक ही बात निकली, अशरफ साहब, और मैंने कुछ न कहा। थोड़ी ही देर बाद उसने मुझे बताया कि अशरफ साहब, आप जो भी सोच रहे हैं वो कभी मुमकिन नहीं हो सकता। अब मैं थोड़ा सा खुल गया था। मैंने उससे पूछा कि क्यों मुमकिन नहीं हो सकता। उसने बताया, अशरफ साहब, आप मेरे माजी के बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे एक मुद्दत हुई, मैंने हॉस्टल छोड़ दिया। मैं यहाँ रहती हूँ अकेले। तकरीबन 2 साल हुए मेरा तलाक हो गया। तलाक सुनते ही जैसे मैं चौंक गया। मेरी हिम्मत ना हुई कुछ पूछने की। मैं पूछना चाहता था कि आखिर हुआ क्या। उसने खुद ही बयां करना शुरू किया। अशरफ साहब, मेरी लव मैरिज हुई थी, पर कहते हैं ना कि प्यार शादी के बाद मर जाता है। शादी से पहले हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते थे, पर शादी के बाद जैसे ही साथ रहना शुरू किया, एक दूसरे की बहुत सारी बातें सामने आने लगी। छोटी मोटी खटपट, छोटे मोटे झगड़ों ने बड़े बड़े झगड़ों का रूप ले लिया और आखिर हम दोनों को अलग होना पड़ा। 2 साल से मैं अकेले रह रही हूँ। 1 साल तक तो बहुत ज़्यादा टूट गई थी। पिछले 1 बरस से खुद को थोड़ा संभाला है और फैसला ये किया कि अब किसी को ये दिल ना दूंगी। अब शायद ही ना करूंगी। मैं ये सवाल करता, मैं मोहब्बत का इजहार करता, पर मुझे मेरा जवाब मिल गया था। उसकी बातों में एक हल्का सा तल्खपन था मर्दों को लेकर, और कहीं ना कहीं उसकी बात जायज़ थी कि प्यार जब एक हो जाए तो नफरतें पैदा करने लगता है। मैंने दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया और थोड़ी ही देर में माहौल बदलते देर ना लगी। उसके हाथों की उंगलियां मेरे हाथों की उंगलियों से खेलने लगी। मेरा हौसला बढ़ा और ना जाने कैसे मैंने उसके होठों का बोसा ले लिया। मेरे होठ उसके लबों तक गए ही थे कि अचानक मेरे बदन में बिजली सी कौंधी और मैं पीछे हट गया। अशरफ साहब, ये सब गलत है। और ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। मेरी जिंदगी में इश्क के लिए कोई जगह नहीं है अशरफ साहब। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को मनाया है कि प्यार मेरी जिंदगी में नहीं आ सकता। मेरे दिल को बड़ी ठेस पहुंची। मैं चाहता तो अपनी मोहब्बत का इकरार वहीं कर लेता। मैं चाहता तो उसको बड़े बड़े वादे दिखाकर, उसे हसीन ख्वाब दिखाकर उसको मैं राजी कर लेता। पर जैसा कि उसने बताया, उसको 2 साल लगे किसी एक प्यार से निकलने के लिए। वैसे तो तमाम उम्र गुजर जाती है कि आप किसी की यादों से निकल नहीं पाते, पर जैसे तैसे उसने खुद को संभाला था। मैंने उससे माफ़ी मांगी। मैंने उससे कहा कि मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाया, मुझे माफ़ कर दो। मैंने उससे ये बात ज़रूर कही कि जिस दिन तुमने मुझे फ़ोन किया था, तुम्हारी आवाज़ से ही मैं बहुत ज़्यादा मदहोश हो गया था। ये कहना था कि उसकी झुकी हुई नज़रों ने मेरे चेहरे को देखा। शायद उसने मेरी आंखों को पढ़ लिया था। उसने फौरन मुझे अपनी बाहों में ले लिया। एकाएक जैसे दुनिया पीछे छूट गई थी। मैंने भी उसे अपनी बाहों में कस लिया। ये वो वक्त था, हमें एक दूसरे को मोहब्बत का इजहार करने की ज़रूरत न थी। एक दूसरे की धड़कनें
चिल्ला चिल्ला के बयां कर रही थी कि हम एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिले हुए कितना टाइम हुआ था। कुछ घंटे, एक दिन, 2 दिन, फ़ोन की बातें, 2 प्याली चाय। पर शायद मोहब्बत, इश्क इसी रंग में हम लोगों को मिला करते हैं। बाहों में लेने के बाद बात आगे ना बढ़ी और हम दोनों इसी तरीके से एक दूसरे की बाहों में पीछे लेट गए। बहुत देर तक वो मेरे कुर्ते के बटन से खेलते रहे। ना जाने क्यों एक हल्की सी बेचैनी अभी भी थी। मैं ये सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा। इस तरह की बहुत सारी कशमकश, बहुत सारी बातों में ना जाने कब सुबह के 6 बज गए। पर्दे के पीछे से रोशनी साफ नजर आने लगी। नींद तो जैसे आंखों से कोसों दूर थी। मैं उसको अपने सीने से हटाना नहीं चाहता था, पर यह वक्त था कि अब हम दोनों को जुदा होना था। मैंने गौर किया कि वो मेरे ऊपर सो गई है। मैंने धीरे से उसको तकिए पर लिटाया और बाहर आ गया। मैं बाहर आकर ड्राइंग रूम में उसकी किताबें देखने लगा। शायद उसको इस बात का एहसास हो गया था कि अब मैं उसके साथ नहीं हूं। वो फौरन कमरे से बाहर आई, बेतरतीब बालों के साथ। खुले हुए बाल उसकी खूबसूरती बयां कर रहे थे। वो बाहर आई और मुझे देखने लगी। शायद रात के अंधेरे ने हम दोनों को एक दूसरे के करीब ला दिया था, पर दिन का उजाला चिल्ला चिल्ला कर हमें जिंदगी की हकीकत बयां कर रहा था। वो मेरे पास आई और कहने लगी, अशरफ साहब आप जाग क्यों गए? मैंने कहा, मुझे जाना होगा। अशरफ साहब, अभी आपका जाना मुमकिन ना हो पाएगा। अभी तो 6 बजे हैं, अभी लोग सो ही रहे होंगे। और सुबह सुबह इस तरीके से आप मेरे ख्वाबगाह से निकल कर जाएंगे? क्या आप मुझे रुस्वा कराना चाहते हैं? बात पते की थी। रात में भी जाता तब भी रुस्वा होती, और सुबह सुबह निकलता तो और भी ज़्यादा रुस्वा होती कि ये कौन शख्स था जिसने रात बिताई और वो इस तरीके से चला गया। फैसला ये हुआ कि सूरज के 2 नेज़े और चढ़ जाएं, फिर उसके बाद मैं जाऊंगा। हम वापस कमरे में आ गए। मैं उसे अपनी बाहों में लेना चाहता था, शायद वो भी यही चाहती थी। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, उसने मेरा हाथ पकड़ के बेड पर लिटा दिया। मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। ये वो वक्त था जैसे हम दोनों एक हो गए हों और नींद ने हमें अपनी आगोश में ले लिया। बाहर के शोरगुल से हम दोनों की एक साथ आंखें खुली। घड़ी की तरफ नजर गई तो तकरीबन 11 बज गए थे। हम उठे। उठने के बाद अब ये फैसला हुआ कि अब मुझे वहाँ से जाना होगा। पर उसके मुंह से निकल गया, अशरफ साहब, कि आप मेरे साथ दोपहर का खाना खाएंगे। मैं यही सोच रहा था कि अगर मैं और रुका तो मुझे उससे दीवानगी की हद तक मोहब्बत हो जाएगी। मैं इससे पहले कि कुछ कह पाता उसने खुद ही कह दिया, मुझे लगता है अशरफ साहब अब आपको निकलना चाहिए। वो बाथरूम में गई और जो रात से उसने मेरी कमीज पहनी हुई थी वो ले आई। मैंने अपनी कमीज वापस पहनी। इतने में वो मेरे लिए कुछ खजूर ले आई। अशरफ साहब, माफ़ कीजिएगा, कुछ है नहीं, ये खजूर हैं, आप बिना खाए ना निकलें घर से। मैंने खजूर खाया और फिर से उसको एक बार अपनी बाहों में ले लिया। अशरफ साहब, आप चले जाइए इससे पहले कि मैं टूट जाऊं। मैं उससे कहना चाहता था
कि क्या हम लोग ज़िंदगी भर साथ रह सकते हैं? क्या इस मोहब्बत को आगे बढ़ा सकते हैं? इससे पहले कि मैं कुछ कहता उसने खुद बोल दिया, अशरफ साहब आप मुझसे वादा कीजिए कि अब आप मुझे भूल जाएंगे और कल से आप मुझे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश ना करेंगे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला है। मैं वादा कैसे करता? मैं मोहब्बत में था। मैं वादा कैसे करता कि मैंने एक ही रात में अपनी एक अलग दुनिया बना ली थी। वो हसीन ख्वाब, वो उसके साथ और ना जाने कितने अनगिनत पल साथ में बिताने के जो ख्वाब मैंने सजाए थे वो एकदम से टूटने लगे। पर शायद दिन का उजाला हकीकत लेकर आया था। ऐसा ही होना था, हम लोगों को जुदा होना था। मैंने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया और उसे ताकने लगा। शायद मेरी धड़कनें कहना चाहती थी कि मैं भी इन्हीं लम्हों के सहारे में पूरी जिंदगी काट दूंगा। मैंने एक बार और उसके पेशानी का बोसा लिया और दरवाज़ा खोल के बाहर आने लगा। वो आधा दरवाज़ा खोलकर मुझे तकने लगी। मैं नीचे आया और उसे देखने लगा। मैंने नीचे जैसे ही सीढ़ियों पे नीचे कदम बढ़ाया, पीछे से आवाज़ आई, अशरफ। पहली बार मैंने कात्यानी के मुंह से अशरफ साहब की जगह अशरफ सुना था। अशरफ, तुम अपना ख्याल रखना। मैं शायद तुम्हें ना मिल पाऊं, पर ये वक्त जो हम लोगों ने साथ में बिताया, मैं शायद अब इसको भूल ना पाऊं। मेरी तुमसे गुजारिश है कि मुझे फ़ोन ना करना। मेरा नंबर अपने मोबाइल से डिलीट कर देना। पूरी कायनात एक तरफ और उसका मेरा नाम लेना और आपकी जगह तुम कहना एक तरफ। इससे पहले कि मेरी आंखें मेरी कमज़ोरी बयां कर देती, मैंने उसकी तरफ देखा और मैं फ़ौरन नीचे आ गया। मैं उसके नीचे गेट तक पहुंचा भी ना था कि मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। ये कैसा इश्क था, न जान ना पहचान, बस इश्क हो गया। मैं जैसे तैसे बाहर आया। बाहर आकर ऑटो लिया, घर आया और सो गया। मैं उस ख्वाब से बाहर नहीं आना चाहता था। आज भी मुझे याद आता है कि मैंने उसे जाते हुए एक बात बोली थी। मैं तुमसे ये वादा जरूर करता हूं कि मैं तुम्हें कांटेक्ट ना करूंगा, पर यह वादा हरगिज ना करूंगा कि मैं तुम्हें याद ना करूंगा। अगर कभी तुम्हारा मन करे और मुझे किसी काबिल समझो तो मुझे फ़ोन कर लेना। ये वो मोहब्बत थी जिसमें इकरार ना था। ये वो मोहब्बत थी जिसमें आंखों ही आंखों से आपने मोहब्बत का इजहार कर तो दिया था। धड़कनों ने शायद साथ को गवारा ना किया। आज भी मोबाइल हाथ में उठाता हूँ, नंबर तो डिलीट नहीं किया है। मन करता है कि मैं उसको फ़ोन करके उसकी आवाज़ ही सुन लूँ, पर मैं फ़ोन करके वादा खिलाफी ना करूँगा। दिल्ली की नाक जो बचानी है, वैसे ही उसको दिल्ली वालों के लिए ना जाने क्या गलत फहमियाँ हैं। मुझे ना जाने क्यों यकीन है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि उसके हुस्न को मेरे इश्क पर ज़रूर रहम आएगा और फिर से वो बातों का दौर, वो चाय के प्यालियों का दौर शुरू होगा और मैं फिर से एक बार उसके हाथों को अपने हाथों में लूँगा। इसी उम्मीद पर मैं लिख रहा हूँ, मुसलसल लिख रहा हूँ।